Hello guys, welcome to my channel Himachali Wisdom. And in the last lecture, we discussed about the Gandhian era and what are the events that happened during the era of the Mahatma Gandhi ji, and about his birthplace, about his literary works, about his editorial pages, etc. etc. So now in this lecture, we will discuss about the those events that happened during the Gandhian era, and we have already discussed about the main points of these events. So today we will discuss about these events in a detailed review. So if you would like to watch my that previous video of the Mahatma Gandhi ji era, then you can watch by clicking the I button that will be displaying on my video screen. And for the other polity lectures, you can subscribe to my channel. And so let's roll the video. तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो कि गांधी जी के समय पे हुए थे और कैसे कैसे जो है इंडिया मूव करेगा अपने फ्रीडम के लिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो गांधीयन एरा होता है उसके बाद हम देखेंगे, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में अप टू जो गांधीयन एरा होता है उनके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनके बारे में देखा था। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसमें कि हमने महात्मा गांधी एरा के टाइम पे डिस्कस किया था कि जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो था ये लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो थे, जो कि वाइसराय थे उस टाइम इंडिया के, उनके समय में रॉलेट एक जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे ब्रिटिश हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने जो है ये रॉलेट एक्ट को सप्रेस किया था फ्रॉम ऑन द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड्स क्लेम्सफोर्ड। सो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि रॉलेट एक्ट जो है वो एक तरीके से पावरफुल अनब्रिटल पावर दे देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो भी राइट्स इंडिया में चल रहे हैं और जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट इंडिया में चल रहे हैं उसके विरुद्ध जो है गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कोई भी कार्रवाई कर सकती है, वेदर इट इज वायलेंट और वेदर इट इज द अदर वे। तो इस तरह से एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। और इस तरह से 1919 को क्या होता है कि गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है वो सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। और जो लोग हैं, लोगों को रॉलेट एक्ट के तहत जो है ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है, और जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे इसके अगेंस्ट जो है इसको दबाया जाता है एक्चुअली। तो ब्रिटिश पावर्स हैज गिवन द अनब्रिडल पावर टू सप्रेस ऑल द पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम। So this was all about the Rowlatt Act. Let's move to the next one. अब हम देखेंगे बहुत ही फेमस इवेंट दैट हैपेंड इन द जलियांवाला बाग अमृतसर, जो कि 1919 में इतिहास की सबसे बड़ी जो है जो ह्यूमन मैसेक्यर हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी। ऐसे तो बुक्स में दिया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 1000 जाने गई थी, 1200, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी एक्चुअल में। तो ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ये भी रिजल्ट होता है रॉलेट एक्ट का। एक्चुअली रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और इसके विरुद्ध नारे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, मार्क माय वर्ड्स, इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट ओनली। लोग शांतिपूर्वक तरीके से इसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे होते हैं। और क्या होता है कि ये रॉलेट एक्ट के चलते तेज बहादुर साहू जी और सैफुद्दीन किचलू जी को, जो कि लॉयर थे, उनको कैद कर लिया जाता है जेल्स में ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसको कंडम करने के लिए जो है वो इंडियन पब्लिक जो है वो गैदर्ड होकर जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करती है। लेकिन
इस पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अकॉर्डिंग टू द रॉलेट एक्ट जो होता है वो रेगिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर जो होते हैं, ये एडवर्ड डायर, जनरल डायर जिसे भी कहा जाता है, वो इन पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे शूटिंग ऑर्डर दे देते हैं और इस तरह से जो है वो हज़ारों जानें चली जाती हैं। इनमें बहुत से महिलाएं और बच्चे और बड़े बूढ़े भी शामिल होते हैं और इस तरह से उनकी मौत हो जाती है। और उस समय इस ऑर्डर को उस समय वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उस टाइम पंजाब का, जिसका नाम होता है माइकल डायर, वो देते हैं। और इसका बदला लेने के लिए बाद में 1940 में जो उधम सिंह होते हैं, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, वो लंदन में इनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं माइकल डायर की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आगे देखते हैं। नाउ वी विल मूव टू द खिलाफत मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट थी उसका पीरियड माना जाता है 1920 से लेकर 1922 तक। होता क्या है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो टर्की का जो खलीफा होता है वो उनको रिलीजियस हेड मानते थे। और 1914 से लेकर 1919 तक के बीच में जो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट रहती है, तो वर्ल्ड वॉर वन में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं टर्की पे। और ये बात इंडियन मुस्लिम्स को पसंद नहीं आती है, क्योंकि Muslims were that Khalifa of the Turkey were looked by the Muslims as their religious teacher or religious head. तो इस चीज़ का वो प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। और जो अली ब्रदर्स होते हैं, जिनको मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम से भी जाना जाता है, ये इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, खिलाफत मूवमेंट को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर ये मूवमेंट की जाती है। तो इससे क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को एक तरीके से बल मिलता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में हम देखेंगे कि 1923 में स्वराज पार्टी की अध्यक्षता की जाती है। तो होता क्या है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 में चलाई थी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द गांधीयन एरा अबाउट दिस। और जो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो जो रॉलेट एक्ट है उसके विरुद्ध चलाई जाती है। और खिलाफत मूवमेंट भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक पार्ट सा होती है। तो क्या होता है कि जब चौरी चौरा का घटना कांड हुआ था, जो हमने गांधी पीरियड में डिस्कस किया है, 12 अप्रैल 1922 को क्या होता है कि गांधी जी जो है वो 5 फरवरी 1922 के चौरा चौरी के हत्या कांड के एवज में जो है इस जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको बंद करा देते हैं। ये बात जो है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर होते हैं, चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी और MC केलकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वो गुस्से में होकर एक नई पार्टी का आगाज करते हैं, जिसको बोला जाता है स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में बनाई गई थी। दे क्रिएटेड ए न्यू पार्टी। और जिस पार्टी को जो क्लियर मेजोरिटी मिलती है बंगाल लेवल पे, जो स्टेट प्रोविंसेस इलेक्शन में भी इतनी सीट्स को अटैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन द सेंट्रल प्रोविंस वो बहुत सारे सीट्स को एक्वायर करते हैं। और वो बंगाल में बहुत सबसे बड़ी पार्टी होती है स्वराज पार्टी। और चित्तरंजन दास की डेथ के साथ, जो भी चित्तरंजन दास होते हैं, लेकिन चित्तरंजन दास की डेथ हो जाती है 1925 में। इसके चलते ये स्वराज पार्टी बिखर जाती है और 1926 में इसका एंड हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्वराज पार्टी एंड हाउ इट वाज फॉर्म्ड एंड हाउ it had broken. So let's move to the next one. अब हम देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो है भारत 1927 में आया था। एक्चुअली साइमन कमीशन जो था वो एक तरीके से रॉलेट एक्ट, जो कि मंटेगो का लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे 1919 में, उनकी एक्टिविटीज़ को चलते उनको उस रिफॉर्म्स में क्या कमियां रह गई हैं उनको देखने के लिए, उनका रिव्यू करने के लिए भारत में आया था। और क्या होता है कि जो स्वराज पार्टी बनी होती है उसकी एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए भी साइमन कमीशन को ब्रिटिश एम्पायर द्वारा इंडिया में भेजा जाता है। बट साइमन कमीशन में क्या होता है कि बहुत से यूरोपियंस इंक्लूडेड होते हैं। रादर देन इंक्लूडिंग द इंडियंस, दे included some Europeans and only the white people in the group। और वो इस बात को इंडियन लोग ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं और वो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाते हैं।
ये वाज द पिक्चर फ्रॉम द प्रोटेस्ट। तो इस तरह से जो है साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है इंडिया में। और इसके चलते जो लाला लाजपत राय होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि उन पर लाठीचार्ज किया जाता है इसके जब वो इसके दौरान प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं साइमन कमीशन के लिए, और वो इससे इंजर्ड हो जाते हैं बहुत बुरी तरह और कुछ समय के बाद मर जाते हैं। और इसका बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है भगत सिंह के द्वारा दिल्ली में 1928 फॉर दिस किल ऑफ द लाला लाजपत राय। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे नेहरू कमेटी के बारे में या नेहरू रिपोर्ट के बारे में। दैट हैपेंड इन 1920 Nehru Committee report is nothing but it was a constitutional reforms or constitutional details drafting by the Motilal Nehru and the Tej Bahadur Shastri। बोला जाता है कि ब्रिटिश अंपायर के सामने सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताव रखा जाता है, उन पॉइंट्स को लेकर जो नेहरू ने कमेटी बनाई थी और जो रिपोर्ट पेशकश की थी, उसी को नेहरू रिपोर्ट कमेटी का नाम दिया जाता है। और इसका मेन गोल यही था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाए। दिस वाज ऑल अबाउट द नेहरू कमेटी। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ इसके बारे में इसकी डेट याद रखनी है। दैट ऑन व्हाट ईयर नेहरू कमेटी रिपोर्ट had been submitted। So let's move to the next one। अब हम देखेंगे 14 पॉइंट ऑफ द जिन्ना दैट हैपेंड इन 1929। तो क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो नेहरू कमेटी जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो रिपोर्ट पेशकश की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को लेकर, उसको जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस नेहरू रिपोर्ट को, और अलग से अपने कुछ पॉइंट्स रखते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम्स के बेनिफिट के लिए। तो इन्हीं पॉइंट्स को 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना कहा जाता है, जो कि 1929 में जिन्ना के द्वारा पेश किए गए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे लाहौर सेशन के बारे में। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव कि लाहौर सेशन कब हुआ था। सो इट हैपेंड इन 1929 एंड लाहौर सेशन को लेड किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1929 में लाहौर में। और इसमें क्या किया गया था कि पूर्ण स्वराज, इससे पहले कलकत्ता के सेशन में स्वराज की मांग की गई थी, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, फुल इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया, दैट इज फुल डोमिनियन स्टेटस फॉर द इंडिया, जवाहरलाल नेहरू या इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को ही इंडिया का जो सबसे पहले ट्राई कलर था, जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसको नेशनल फ्लैग माना गया था, उसको फैलाया गया था 31 दिसंबर 1929 को। और 26 जनवरी को जो हम आज का रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसको 26 जनवरी 1929 को डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। तभी से हम 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। So let's move to the next। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। सॉरी फॉर द वर्ड्स, रिपब्लिक डे नॉट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को मनाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो था दांडी मार्च, दैट वाज हेल्ड by the Gandhi ji in support of the full independence in 1930। तो दांडी मार्च के बारे में देखते हैं। तो दांडी मार्च जो है एक तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था स्वदेशी को अपनाने के लिए ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, इसके लिए जो महात्मा गांधी जी हैं वो 12 मार्च 1930 को अपने महात्मा गांधी अहमदाबाद के निकट जो साबरमती आश्रम है वहाँ से एक यात्रा निकालते हैं 5 अप्रैल 1930 तक। दांडी में एक विलेज है वहाँ तक वो ये यात्रा 38 डेलीगेट जो थे ऑल ओवर इंडिया की, उनके द्वारा ज्वाइन की जाती है। और ये 24 दिन की यात्रा रहती है जो कि 240 माइल की होती है। और ये साबरमती आश्रम से लेकर एक दांडी विलेज है गुजरात अहमदाबाद में, वहाँ तक की जाती है। और वहाँ पे जाके हाथों से नमक बनाया जाता है ताकि जो लोग हैं स्वदेशी को प्रयोग करने के लिए तत्पर हो।
तो इसी तरह से इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा फिर से ये किया जाता है, और गांधी जी के साथ साथ बहुत से वुमेन्स और गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है। इस जो प्रोटेस्ट था, इसमें वुमेन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। बट ये जो मूवमेंट था ये इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी मूवमेंट को चलते हुए लोग इंडियन फ्रीडम के लिए सजग हो जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे पहले फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो नवंबर 1930 से लेकर दिसंबर 1930 तक होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव यही होता है कि साइमन कमीशन जो 1927 में है उसकी जो आउटकम्स थे, उसके जो ड्रॉबैक्स थे, उसको डिस्कस करने के लिए साइमन कमीशन को बुलाया जाता है। और इस बार जो है यूरोपियंस के साथ साथ इंडियन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसलिए इंक्लूड किया जाता है इंडियंस को ताकि लोग भटके ना, जस्ट लाइक साइमन कमीशन के दौरान हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको बिल्कुल बॉयकॉट कर देती है, लेकिन मुस्लिम लीग जो है इस सेशन में जाती है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि मेजोरिटी पार्टी होती है, बहुत बड़ी पार्टी होती है, इसके प्रेजेंट ना होने की वजह से जो है जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक फुल फेलियर हो जाती है, पूरी तरह से फेल हो जाती है। और इन द एब्सेंस ऑफ द मेन पार्टी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये मीटिंग जो है बिल्कुल पूरी तरह से 2 जनवरी 1931 को स्थगित हो जाती है, और सो इट वाज ए completely failure. Now we will discuss about the second roundtable conference that happened from September to December 1931. तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो लंदन में हेड होती है, ये भी सेम। लेकिन इस बार ये होता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को जो लॉर्ड इरविन होते हैं उनके बीच में एक संधि की जाती है कि हाँ, गांधी जी को बार बार मीटिंग करके इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो प्लीज़ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो गांधी जी के अधीन चलती थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को का प्रेजेंट होना ब्रिटिश एम्पायर के अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जरूरी था, तभी वो मीटिंग सक्सेसफुल हो पाती। इसीलिए इरविन और गांधी जी के बीच में कुछ संधियाँ हो जाती हैं और गांधी जी जो है फाइनली इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए राजी हो जाते हैं, और इस तरह से गांधी जी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? सो द आंसर वाज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसी तरह जो जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उस टाइम इंडिया के वाइसराय जो होते हैं वो होते हैं वेलिंगटन। तो वेलिंगटन जो होते हैं उस टाइम वाइसराय होते हैं इंडिया के। बट ये मीटिंग भी एक तरह से फेलियर साबित होती है, क्योंकि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं लंदन के वो होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, और वे एक बहुत ही अटपटा सा प्रस्ताव लेके आते हैं गांधी जी के सामने कि हम जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस को मान लेंगे लेकिन कम्युनल डिवीजन करेंगे। तो कम्युनल डिवीजन में हिंदू मुस्लिम की एकता को हम को भंग करना उनका एक तरह से मोटिव होता है। इस चीज़ को गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं, और इस तरह से ये मीटिंग भी दिसंबर 1931 में एक तरह से फेल हो जाती है। So let's move to the next round table conference or the next topic. इसके बीच में क्या होता है कि जो कॉमेडी अवार्ड आता है मैकडोनल्ड के द्वारा, जो कि रैमजे मैकडोनल्ड है, वो 16 अगस्त 1932 को एक अलग से रिफॉर्म पेशकश करते हैं, एक नई पेशकश लेके आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने। कब? जब गांधी जी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जो वापस आ रहे होते हैं इंडिया में, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है उनके इंडिया पहुंचते ही। और मैकडोनल्ड पीछे से ये अनाउंस कर देते हैं कि हाँ, हम कम्युनल इलेक्शन करेंगे इंडिया में, कास्ट के बेसिस पे भी और डिप्राइव्ड क्लासेस के बेसिस पे भी। तो इस तरह से गांधी जी की एग्री ना करते हुए भी ब्रिटिश एम्पायर जो है ज़बरदस्ती इस कानून को पास कर देती है। पर गांधी जी इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि कम्युनल जो अवार्ड होता है वो ना केवल हिंदू मुस्लिम इलेक्टोरल की मांग करता है, बल्कि वो सेपरेट इलेक्टोरल की मांग करता है जो SC/STs होते हैं उनकी डिप्राइव्ड क्लासेस के अगेंस्ट भी। इस चीज़ से जो होते हैं गांधी जी बहुत दुखी हो जाते हैं, और जो मदन मोहन मालवीय और BR अम्बेडकर जी हैं वो इससे बहुत एक्टिव हो जाते हैं और वो गांधी जी के साथ एक मीटिंग करते हैं। तो
जो कि हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। अब जो मीटिंग होती है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में और अदर जो कि लीडर्स होते हैं डिप्राइव्ड क्लासेस में, उसमें ये संधि की जाती है सितंबर 24, 1932 में कि हाँ, डिप्राइव्ड क्लासेस जो है उनको सेपरेट इलेक्टोरल से बाहर रखा जाएगा और उनका इलेक्टोरल हिंदुओं के साथ ही मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन कॉम्युनल इलेक्टोरल जो है वो कॉम्युनल डिफरेंसेस तब भी रहेंगे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। तो इस तरह से हिंदू और जो डिप्राइव्ड क्लासेस होती हैं वो एक साथ एक यूनिटी के चलते मेजॉरिटी के साथ जो है वो एक इलेक्शन के लिए मान जाते हैं और मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरल की प्रस्तावना को पेश किया जाता है। और ये बट क्या होता है कि डिप्राइव्ड क्लासेस ये इस चीज़ को तभी मानती है जब अम्बेडकर जी ये मांग रखते हैं कि हमारे लिए जो है वो प्रोविंसेस में जो सीट्स की संख्या है वो 71 से लेकर 148 की जाए स्टेट प्रोविंसेस में, और जो लेजिस्लेटिव है सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है जैसे जस्ट लाइक आज का जो लोकसभा होता है वहाँ पे उनकी जो सीट्स की संख्या है वो टोटल का 18%, फॉर एग्जाम्पल 500 सीट्स रहती हैं तो 500 का 18% किया जाए उनके लिए। तो इस तरह से रिजर्वेशन जो होती है वो पूना पैक्ट से एक तरह से आप बोल सकते हो कि इंडिया में स्टार्ट रही थी। तो पूना पैक्ट वाज ए वेरी हिस्टोरिकल इवेंट in the history of the India. So let's move to the next one. अब हम देखेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। सो जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रहती है that had happened between November to December 1932. 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, बट ये बिल्कुल ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी एक तरह से फेलियर ही साबित होती है, क्योंकि जो मेन नेशनल लीडर्स होते हैं वो गांधी जी को क्योंकि मैकडोनल्ड्स के ऑर्डर पर अरेस्ट कर लिया जाता है, तो नेशनल लीडर्स जो होते हैं इस प्रोटेस्ट को चलते हुए वो भी जेलों में रहते हैं। तो मेन पार्टी जो कांग्रेस होती है उनके बड़े बड़े लीडरों की एब्सेंट में ये मीटिंग होना इम्पॉसिबल था, तो ये मीटिंग भी एक तरह से फेल हो जाती है। So this was all about the important events that had happened during the era of the गांधी जी। इसी तरह हम आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इवेंट्स के बारे में देखेंगे और एक दो लेक्चर्स में हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी ख़त्म कर देंगे। एंड अगर आपको मेरे अदर पॉलिटी लेक्चर्स, इंग्लिश लेक्चर्स और हिमाचल जीके से रिलेटेड लेक्चर को देखना है देन मैं आपको ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इन वीडियोस के ऊपर एमसीक्यूज का वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँ देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल नाउ स्टे सेफ, stay at your home, like my channel, share my channel, subscribe to my channel, and please hit the bell icon also. Till then, take care, bye bye, Jai Hind.